तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए टर्म 2 का आपका जो सैम्पल पेपर है उसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपका एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का आपका जो सैम्पल पेपर हम इसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है। 14 मार्क्स का है। 2 घंटे का पेपर है आपका, 14 मार्क्स का होगा। आपको स्पीड बढ़ानी है, सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपका भी पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा पेपर कैसा आने वाला है। सैम्पल पेपर में आपको क्या करना है, पहले चैप्टर को अच्छे से, पहले सैम्पल पेपर की पूरी वीडियो को देखना है। देन आपको जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, समझना है। देन आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर की वीडियो को दोबारा देखना है और इस सैम्पल पेपर को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करना है। देन आपकी जो एग्ज़ाम वाली तैयारी होगी ना, वो बेस्ट होगी। अब इस सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करते हैं बिना ज़्यादा कुछ बोले हुए। अब ये प्रश्न पत्र जो आपका 5 खंडों में, खंड ख, ग, घ और ड़। अब इस प्रश्न पत्र में टोटल 13 ही प्रश्न हैं। सभी प्रश्न ज़रूरी हैं, आपको करने हैं। खंड का में आपको 1 से 5 तक में 2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि आपको 40 शब्द में अधिक नहीं होने चाहिए। 6 से 8 तक के आपको 3 अंक यानी अति लघु प्रश्न है, जो कि 80 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। 9 से 10 आपके 5 अंक हैं, जो कि 120 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। 11 से 12 आपके स्रोत आधारित प्रश्न है, यानी आपको मैप वाले क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या जो 13 है वो मानचित्र आधारित प्रश्न है, 3 अंक का है। 2 भाग में 13.1 और 13.2 और मानचित्र स्रोत आधारित यानी पैसेज आपको दे रखा है। और प्रश्न नंबर 13 के स्थान पे आपको दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी क्वेश्चन दे रखा है। इंग्लिश में वही इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं, हमने पढ़ लिए। अब खंड का सेक्शन ए दे रखा है। पहला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी में करवाऊंगी ये एसएसटी का पेपर, बिकॉज जो आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्वेश्चंस नोट कर लेंगे एंड इंग्लिश में भी मैं इसके आंसर करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम हिंदी में देखेंगे। पहले आपको हिंदी में भी समझ लेना चाहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे, टिप्पणी कीजिए। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जो वर्साइस की ट्रीटीज थी, सीड्स थे, वो बो दिए गए थे। क्या इससे आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद वर्साई में हुई शांति संधि की शर्तें जर्मनी के लिए काफ़ी अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार मित्र राष्ट्र के हवाले करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना भी लगाया गया। इस संधि ने शर्तों ने हिटलर जैसे तानाशाहों को उभरने का मौका दिया। इससे हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, ये आपका 2 मार्क्स का ही है। यहाँ पे आपको सारे 5 के प्रश्न 2 मार्क्स का ही है। भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो भारत में गरीबी के प्रमुख कारण है, एक तो जनसंख्या की अधिकता, अशिक्षा यानी शिक्षा नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव और औपनिवेशिक सरकार की नीतियाँ। तीसरा प्रश्न है, उन महत्वपूर्ण मानदंडों का वर्णन कीजिए जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ से, एक तो लोकतांत्रिक चुनाव के मानदंड, समान मताधिकार, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, नियमित अंतराल पर चुनाव हो और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो। चौथा प्रश्न है, उत्तर भारत में पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में वर्षा कम क्यों होती है। यानी आप देखिए, भारत में पूर्व की अपेक्षा पूर्व में ज़्यादा बारिश होती है, पश्चिम में कम होती है, ऐसा क्यों होता है? तो आप लिखेंगे यहाँ से तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें क्रमश पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। इस क्रम में इन पवनों द्वारा लाई गई जल वाष्प की मात्रा घटती जाती है, अतः देश के उत्तरी भाग के पश्चिमी भागों में वर्षा पूर्वी इलाकों की अपेक्षा कम हो जाती है। 5वां प्रश्न है, रूसी समाज किस प्रकार समाजीकृत हुआ। यानी जो रशियन सोसाइटी से सोशलाइज कैसे हुई, यानी समाजीकृत कैसे हुई। तो गृह युद्ध के दौरान भी बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था को लागू किया गया। किसानों ने समय समय पर सामूहिक खेती करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है खंड खा, सेक्शन बी दे रखा है आपको। 6ठा प्रश्न है, इसमें आपको एक प्रश्न 3 मार्क्स का है, 3 ही प्रश्न दे रखे हैं।
ऑप्शन भी हैं, हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे। आपको जो करना होगा, आप वैसे सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर के एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे से करना ही है। नाज़ी समाज में महिलाओं की भूमिका क्या थी? तो ना आपको पता है महिलाओं को क्या करना था, अच्छे अच्छे नाज़ी जैसे बच्चे पैदा करने थे, यही भूमिका थी उनकी। तो लड़कियों का फ़र्ज़ एक अच्छी माँ बनना था और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना था, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना था, यहूदियों से दूर रखना, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व रखना ही उन्हें सौंपा गया था। उन्हें समझाना जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। यानी ये कभी नहीं सिखाया गया उन्हें कि औरत और मर्द बराबर नहीं है, ये नहीं सिखाना उन्हें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब इसका अथवा भी देख लेते हैं। नाज़ी शासनकाल के दौरान जनसंहार के मुख्य निशाने पर कौन थे? तो आपको पता है यहूदी थे, जर्मनी में रहने वाले जिप्सी थे, अपशेत यानी शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्ति, या कहते हैं जिसे जो अपाहिज लोग होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रधानमंत्रियों की शक्तियों का और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है सरकार के प्रमुख होने के नाते कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना उनका काम होता है, विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करना, विभिन्न मंत्रियों को काम का वितरण एवं पुनर्वितरण करना। 8वां प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? बताइए। तो आपको पता है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किए जाते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैलोरी आवश्यकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति होता है। अब प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय की गणना के द्वारा वर्ष 2011-12 की गणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं नगरीय क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। ये पैसों के मामले और ऊपर कैलोरीज के मामले में। नेक्स्ट है आपको खंड गा। अब खंड गा आपको दे रखा है, इसमें 9वां प्रश्न आपको 5 मार्क्स का है। लोकसभा को संसद का लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन ये राज्यसभा अर्थात ऊपर हाउस के से अधिक शक्तिशाली है। यानी ये लोकसभा जो है वो लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस, पर लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। ये कैसे? तो आप लिखेंगे दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में अंतिम फैसला दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। सदस्यों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। पैसों के मामले में लोकसभा का अधिकार अधिक होता है और राज्यसभा इससे संबंधित कानून को खारिज नहीं कर सकती और उसे पारित करने में अधिक से अधिक 14 दिनों की देरी कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में संशोधन का सुझाव दे सकती है, परंतु ये लोकसभा का अधिकार है कि वो इन सुझावों को माने या ना माने। लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करता है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। नेक्स्ट है, आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? कारण बताइए। तो आप यहाँ से लिखेंगे, एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद उसे संसद के अलग अलग सदनों के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्राप्त प्रस्ताव पारित करवाकर ही हटाया जा सकता है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो ऐसे कानून को अमान्य कर सकती है। इसी तरह जब उसके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो वह उसकी संवैधानिक वैधता तय करती है। अदालत सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वह सरकारी अधिकारियों को आचरण से करने से भी रोकती है। आप ये कर लेंगे। अब आपको 10वां प्रश्न दे रखा है, ये भी 5 मार्क्स का है। अथवा में दोनों में से कोई एक करना है। भारत में निर्धनता में अंतर, राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप लिखेंगे भारत में निर्धनता अनुपात तो आप लिखेंगे प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। वर्ष 2011 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% था। बिहार और उड़ीसा में 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप में सफल रहे हैं, यानी वो खेती करके उसे ठीक करते हैं। भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। तो
भारत में निर्धनता अनुपात वर्ष 1993 से 94 में लगभग 45% था, से वर्ष 2005 से 4 से 5 में 37.2% हो गया। बहुत महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। अब 2011 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिर गया, जो 22% पर आ गया। अब यदि यही प्रवृत्ति रही, अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनती रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशक में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-5 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन 2011-12 में, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2014 से 5 से 2011-12 के बीच में हुई है, यानी 2.2 वर्ष में औसतन गिरावट आई है। अब खंड गा दे रखा है आपको सेक्शन डी। अब इसे आपको पूरा सोर्स जो दे रखा है इसे पढ़ना है, अनुच्छेद को पढ़ना है, तब क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो मैंने इस अनुच्छेद को पढ़ लिया तभी क्वेश्चन के आंसर बनाए। आपको पहले पढ़ना है तभी बनाएंगे आप आंसर भी। उदारवादी लोकतांत्रिकवादियों के किस प्रकार भिन्न थे? तो उदारवादी समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। वह ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों का वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, रेडिकल समूह के राजनीतिक विचार क्या थे? तो रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थन थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जिम्मेदारियों और संपन्न उद्योगपति को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारियों के खिलाफ थे। तीसरा प्रश्न है, रूढ़िवादी किस तरह रेडिकल समूह और उदारवादियों के खिलाफ थे? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर ना आपको अनुच्छेद में ही मिलेंगे। तो तीसरा देखते हैं, जो रूढ़िवादी था तब का रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों पर विरोध करते, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वह सभी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान भी किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया भी धीमी हो, यानी धीरे धीरे हो पर हो, वो ये चाहते थे। अब ये इंग्लिश में आपको नेक्स्ट आपको जो 12वां प्रश्न दे रखा है वो भी अनुच्छेद दे रखा है। इस अनुच्छेद को पढ़ना है, देन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तीनों क्वेश्चन के करने हैं। आपको अनुच्छेद में किस प्रकार की वनस्पति के बारे में चर्चा की गई है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में चर्चा की गई है। ये वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था आई पर्णपाती वन जो होते हैं वो देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपथ प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन प्रायद्वीप पठारों के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में भी पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, आर्द्र शुष्क पर्णपाती वनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और सोगौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, शॉल, शीशम, चंदन, खेर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजाति है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये सोगौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यही इंग्लिश में है। आगे आपको खंड 18 दे रखा है यानी सेक्शन ई। इसमें आपको विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर ए के स्थान पर अंकित किया गया है। इस बिंदु पर आपको एक जानकारी की सहायता से पहचानिए कि उसका सही नाम मानचित्र पर लिखिए। आपको एक मित्र राष्ट्र डालना है। तो यहाँ पे एक मित्र राष्ट्र हम करते हैं पहले आंसर। तो आप एक मित्र राष्ट्र, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे यूएसए आता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ए ऑप्शन में आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्योंकि आपको यहीं पे बताना था एक मित्र राष्ट्र एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो 13 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाना है। आपको वुलर झील या सांबर झील और पुलिकट झील, इन दोनों को दर्शाना है इस वाले मानचित्र में। और फिर नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आप इसका भी देख लेंगे। वैसे विजुअली इम्पेयर्ड का मैं इतना करवाती नहीं हूँ आपको, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होती। अब इसमें आपको भरने हैं, एक आपको भरना है, आपको यहाँ पे वुलर झील, सांबर झील और पुलिकट झील भरनी है। तो इसे भरते हैं।
तो या तो वुलर झील भरना था या सांबर झील। तो वुलर झील यहाँ पे पाई जाती है, सांबर झील यहाँ पे पाई जाती है और पुलिकट झील यहाँ पे पाई जाती है। तो आप इसे भर लेंगे, अच्छे से एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आप वुलर झील, सांबर झील और पुलिकट झील। और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी यही क्वेश्चन है कि वुलर झील कहाँ स्थित होती है, सांबर झील कहाँ स्थित है और पुलिकट झील, यानी उन्हें मैप में नहीं दर्शाना, उन्हें बस लिखना है। तो आप इनकी लोकेशन भी अच्छे से कर लेंगे। ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये जो सैम्पल पेपर है बहुत आसान था। एक बार मैं आपको वुलर झील, सांबर झील और पुलिकट झील भी बता देती हूँ कहाँ पे स्थित है। तो वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में, और सांबर झील राजस्थान में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। आप इसे कर लेंगे तो ये आपका सैम्पल पेपर जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सैम्पल पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो आपको मुझे बस बताना है कमेंट सेक्शन में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गए, पढ़िए अच्छे से और अपना एग्ज़ाम अच्छे से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।